वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप वांगजी बॉटम बिंग है और यह एक वांगसन फैन फिक्शन है। यह एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। बिंग एक ओमेगा है, लेंजन एक अल्फा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड बिंग को देखते हैं, जो कि कार से कहीं जा रहा था। तभी अचानक से कुछ कार उसे घेर लेती हैं, उसके रास्ते को रोक देती हैं। बीइंग जो कि अपनी कार को उन सबसे बचाना चाहता था, मतलब अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी बीइंग फंस चुका था और वो बाहर निकलता है। तब वो लोग बीइंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कभी बीइंग जो कि किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागने लगता है। बीइंग भागते भागते थक चुका था, लेकिन अभी भी वो लोग पीछा करना छोड़ नहीं रहे थे। बीइंग देखता है कि पास में ही एक जंगल है। बीइंग सोचता है कि वो यही जंगल में कहीं छिप जाएगा। ऐसा सोचते हुए बीइंग उस जंगल के अंदर चला जाता है और वो छिपकर एक जगह पर बैठ चुका था, लेकिन तभी एक गुंडे की नज़र बिंग के ऊपर पड़ जाती है। ये देखते ही बिंग तुरंत भागने लगता है। भागते भागते वो रोड के दूसरी साइड आ जाता है। बिंग जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो बस अपने आप को किसी भी कीमत में इन लोगों के हाथ नहीं लगने दे सकता था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। बिंग इन सबको बहुत पहले से जानता है, इसीलिए बिंग अपने आप को किसी भी तरीके से बचाना चाहता था। बिंग भागते हुए जा रहा था, बार बार वो पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक से वो एक कार के सामने आ जाता है। वो कार वाला जल्दी से कार रोकता है और वो बाहर निकल कर बोलता है, तुम्हें मरना है क्या, जो मेरी गाड़ी के सामने ऐसे पागलों की तरह आ गए। ये सुनकर के बिंग बोलता, प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर के वो इंसान देखता है कि सच में उसके पीछे उतने सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं। तभी एक गुंडा बोलता है कि ओए, इसे मुझे दे दे, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है, अगर नहीं तो तुझे मारकर भी हम इसे ले जाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो बिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुझे क्या लगा ये फिर छोटा सा अल्फा तुझे बचा पाएगा? ये तो हमारे 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 सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो हॉकी स्टिक और सब कुछ लेकर के वो उस अल्फा पर अटैक कर देते हैं, ताकि वो उस अल्फा को मार करके वो उस बी को ले जा सके। लेकिन वो अल्फा भी कम नहीं था। वो दिख तो छोटा रहा था, लेकिन उन सब में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। तो वो बहुत ही जल्दी उन सबको मार देता है और उसके बाद वो बोलता है। तभी एक गुंडा उठता है, अपने पास से गन निकालता है और वो उस अल्फा पर गन शॉट कर देता है। वो बुलेट सीधे जा करके भी उस अल्फा के सीने पर लगती है। तभी वांग बिंग जल्दी से उस अल्फा को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये सुन करके वो अल्फा बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें अब यहाँ पर रुकना चाहिए। ऐसा बोलते हुए भी वांगजी वो जो एक इंसान के पास चाकू था वो गिरा हुआ था, उसे उठाता है और उसका वहीं पर काम तमाम कर देता है। और उसके बाद वो बिंग से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन करके वांग बिंग बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकता, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलते हुए विंग जल्दी से बोलता है, फर्स्ट एड किट है तुम्हारे कार में? ये सुन करके वो बोलता है कि हाँ, वहाँ सामने है। जिसके बाद विंग जाता है और उस कार से फर्स्ट एड किट लेता है और वो लेकर के वहाँ विंग के पास आता है, उसके पास आता है। तभी वो नाइफ देखता है और उसके बाद वो अपने पास से लाइटर निकालता है। वो किसी तरीके से उसे गर्म करता है और जब गर्म हो जाता है तो वो वहीं पर भी वांगची का मतलब उस अल्फा का बुलेट निकालता है। वो बुलेट निकालने के बाद वो बैठा था। तभी विंग बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारी एक बार ज़रूर हेल्प करूँगा। ये सुन कर के वांगजी की बिंग उस अल्फा की तरफ देख रहा था। तभी वो अल्फा बोलता है, मेरा नाम लैन वांगजी है और अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो कल मेरी शादी है, तुम वहाँ से आकर के मुझे ले जाना। ये सुन कर के बिंग बोलता है, क्या तुम्हारी शादी लैन फैमिली, क्या तुम्हारी शादी जियांग चैन से हो रही है? तो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन जियांग चैन मेरे भाई से प्यार करता है, लेकिन लैन कॉर्पोरेशन की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ने जो कि मेरे नाम कर रखी थी, इसीलिए वो मेरे साथ शादी करके मुझे मार करके मेरी सारी प्रॉपर्टी वो जियांग मेरे भाई लैन सिचन के नाम करना चाहता है और उसके बाद वो उसके साथ शादी करके अपनी लाइफ एक्सपेंड करना चाहता है। ये सुन करके बिंग बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम टेंशन मत लो, कल तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी, अगर ऐसी बात है। ये सुन करके वांगची बोलता, मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी करो। ये सुन करके बिंग बोलता है, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के बारे में सोच सकता हूँ
तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ ना तुम्हें संवारने के लिए। ये सुन करके वांगची बोलता है मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ जो मेरी शादी टूटने से मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये सुन करके विंग बोलता है क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। ये सुन करके वांगची बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे लगा तुम मजबूरी में। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कोई मजबूरी नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची को लेकर के अपने मेंशन आ जाता है। बॉडीगार्ड बिंग की मदद करते हैं उसके रूम तक वांगची को पहुंचाने के लिए। जिसके ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और वांगची कुछ ठीक हो चुका था। जिसके बाद वो सुबह अपने घर जाता है। मैडम लैन वांगजी को देखती हैं और बोलती हैं वांगजी तुम कहाँ रह गए थे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। ये सुन करके मैडम लैन की तरफ वांगजी देखता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आज शादी है ना तो मुझे तैयार भी होना है। ये सुन करके मैडम लैन बोलती हैं कि हाँ जा करके तैयार हो जाओ। जिसके बाद वांगजी अपने रूम में जाता है और वो रेडी होकर के नीचे आता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं वेडिंग हॉल के लिए। वो लोग जल्दी वेडिंग हॉल पे पहुंचते हैं। मैडम यू से मिलती हैं। इधर मास्टर लैन भी मास्टर लैन से मतलब जियांग फैमिया से मिलती हैं। ऐसे ही बातें चल रही होती है। तभी मैडम लैन बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे इधर उधर क्यों क्या देख रहे हो। वांगजी बोलता है कुछ नहीं मॉम, बस मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये सुन करके मैडम लैन बोलती हैं अच्छा। तभी मैडम लैन बोलती हैं वैसे जियांग फैमिया आपने कहा था कि आपके दूसरे भाई का बेटा भी आने वाला है, वो तो नहीं आया। मैंने सुना कि वो बहुत बड़ा सीईओ है। तो बोलते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ा सीईओ है, उसके पास टाइम होगा तो वो आएगा, अगर नहीं तो नहीं आएगा। ये सुन करके मैडम लैन बोलती हैं क्या सीईओ। तो बोलते हैं कि हाँ वो आपने बेक कॉर्पोरेशन का नाम सुना है, वो बे कॉर्पोरेशन का सीईओ बीबू शियान है, वो मेरे ही फैमिली मेम्बर्स है। ये सुन करके मैडम लेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वो आगे चल करके अगर वो यहाँ पर आया तो उससे बात करके वो अपनी कंपनी के लिए और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट ले पाएंगी। ऐसा सोचते हुए वो भी उसका वेट करने लगती हैं। लेकिन इधर बीइंग जो कि अच्छे से रेडी सेडी हो करके अपने बॉडीगार्ड जो कि वो कभी भी नहीं रखना चाहता वो उन सबके साथ आ जाता है। सभी लोग बिंग को देख करके हैरान थे क्योंकि बिंग को सभी लोग पहचानते थे। लेकिन वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि सभी लोग बिंग की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वांगजी तो भी खुद कुछ दिन पहले बाहर से पढ़ करके आया था। उसे इतना ज़्यादा जानकारी इस कंट्री के बारे में नहीं थी। उसके आने से पहले उसकी शादी फिक्स कर दी गई थी जियांग चैन के साथ, वो ना नहीं कर पाया था। बिंग जब एंटर करता है मैडम लैन जियांग फैमिया जल्दी से बिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि बिंग बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। ये सुन करके बिंग बोलता है अंकल आप मेरा वेट कर रहे थे। तो बोलते हैं कि हाँ और मैं किसका वेट करूँगा, तुम मेरे इकलौते नेफ्यू हो। ये सुन करके बिंग हंसता है और बोलता है ओ ऐसी बात है, तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे होने वाले हस्बैंड से अपने बेटे की शादी कराने की। आपको पता है मैं उससे कब से प्यार करता हूँ, उसे मैं 3 सालों से प्यार करता हूँ और आपने ज़बरदस्ती शादी कराने की सोची। और मैडम लैन आप भी इसमें मिली हैं, लगता है अपनी कंपनियों से आपको प्यार नहीं रह गया है। ये सुन करके तो वांगची शौक था क्योंकि वो बिंग तो सबको एकदम अजीब ही तरीके से धमकियाँ दे रहा था। मैडम लैन बोलती नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। तभी जियांग फैमिया बोलते हैं कि बिंग जी बच्चा मुझे नहीं पता था कि वांगजी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर ऐसी बात है तो ही बिंग वांगजी से शादी कर लो। तभी जियांग चैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि नहीं फादर मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और मैं शादी वांगजी से करूँगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। ये सुन करके बिंग हंसता है और बोलता अच्छा ऐसी बात है, मैंने तो सुना था तुम प्रेग्नेंट हो वो भी 2 मंथ से। ये सुन करके तो जियांग चेन शॉक और वो बोलता वो भी वांगजी का बच्चा है। ये सुन करके विंग बोलता है अच्छा वो मैंने सुना है पूरे 6 साल 7 साल से वो यहाँ पर था ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री था और 6 7 साल बाद वो यहाँ पर आया है। और वो भी 15 दिन पहले आया और तुम्हें 2 मंथ का प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुन करके जियांग फैमिया बोलते हैं कि बिंग तुम ये क्या कह रहे हो। बिंग बोलता है लगता है आपको नहीं पता, आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि आप जान करके अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं अंकल। ये सुन करके जियांग फैमिया बोलते हैं बिंग ऐसी बात नहीं है, तुम हमारी फैमिली रिलेटिव होकर के तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। ये सुन करके बिंग बोलता है कि आप लोग मेरे प्यार से किसी और की शादी करा रहे हैं और मैं अभी भी आपकी इज्जत का ख्याल करूं, शांति से आप इस शादी से पीछे हटते हैं कि मैं पूरी दुनिया में आपके बेटे और आपकी कंपनी को ख़त्म होने का अनाउंसमेंट कर दूं। ये सुन करके
जियांग फिमिया जियांगचेन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, अब तुम चुपमाई मार करके पीछे हट जाओ। तुम बेटा जाओ, तुम अगर वांगजी से शादी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तभी मैडम लैन बोलती हैं कि हाँ हाँ। मैडम लैन तो लालच में थी कि वो पहले तो वांगजी को ख़त्म करेंगी शादी के बाद, उसके बाद बींग को ख़त्म करके उसकी सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, ऐसा सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जिसके बाद बींग के वांगजी के पास विंग आता है और बोलता देखा मैंने तुम्हारी शादी रोक दी ना। ये सुन करके वांगजी बोलता मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े सीईओ हो। तो बोलते हैं कि मेरे बारे में तुम्हें कहाँ से पता होगा, जब तुमने पता लगाया होता तुम ना। मैं तो तुम्हें देख मैं तुम्हें जब तुमने अपना नाम बताया तभी मुझे पता चल गया था तुम कौन हो। इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला और तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो गया। अब शादी करनी है या ऐसे बात करनी है। ये सुन करके वांगजी बोलता नहीं शादी करनी है। जिसके बाद वांगजी और विंग की मतलब प्रिस्ट उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी के बाद विंग वांगजी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों की नीयत बहुत ज़्यादा गंदी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फा को कुछ हो यहाँ के लोगों की वजह से। ऐसा मैडम लैन को और मास्टर लैन को देख करके बिंग बोल रहा था। तभी मैडम लैन बोलती हैं वो एक अल्फा है, वो तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है, तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। ये सुन करके बिंग बोलता है कि वैसे भी आप लोग उसकी एडॉप्टेड फैमिली हैं, जो कि उन्होंने आप उसकी कोई रियल फैमिली तो है नहीं जो इतना प्यार दिखा रही हैं। इसलिए मुझसे ना दिखावा करना बंद कीजिए और मैं अपने अल्फा को लेकर जा रहा हूँ। जल्दी ही लैन फैमिली को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ लैन फैमिली का है, आपका नहीं, जो कि सिर्फ मेरा हस्बैंड है। प्लान फैमिली मेम्बर आप लोग नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि उसका सरनेम और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेने से आप लोग प्लान फैमिली के मेंबर्स बन जाएंगे। ऐसा बोलते हुए मैडम लैन की तरफ बिंग देखता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और बॉडीगार्ड को देखता है और बोलता है जो भी यहाँ पर ज़्यादा बातचीत करने और बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाने की कोशिश करे उसे यहाँ पर ख़त्म कर देना, मैं सब कुछ देख लूँगा। ये सुन करके बॉडीगार्ड ओके बोलते हैं और उसके बाद वहाँ से बिंग वांगजी को लेकर के निकल चुका था। बिंग सीधे वांगजी को लेकर के अपने मेंशन आता है। ये सुन देखते हुए वांगजी बोलता है बिंग तो मुझे अपने घर क्यों लेकर आए। तो बोलते हैं तुम्हारे मॉम इतना ही नहीं चाहती थी, वो आज रात को ही तुम्हें ख़त्म करने के बारे में सोच चुकी थी। मैंने प्लानिंग सारी सुन ली थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि उन्हें अब वेट नहीं हो रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने के लिए। अब तो वो मेरी भी दुश्मन बनने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अब मेरी फिर प्रॉपर्टी चाहिए। उनकी लालच जितनी बढ़ेगी उन्हें मैं उतनी जल्दी ख़त्म करूँगा। ऐसा बोलते हुए भी वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बोलता है विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम कोई माफिया हो। तो वांगजी विंग बोलता है कि हाँ मैं एक माफिया ही हूँ। ये सुन करके विंग बोलता है वांगजी बोलता है अच्छा तुम माफिया हो तो तुम वैसे भाग क्यों रहे थे। तुम लोग तुम अगर माफिया होते तुम तो बहुत स्ट्रांग होते, उन्हें ऐसे ही ख़त्म कर सकते थे। ये सुन करके विंग बोलता है क्योंकि मैं मेरी बॉडी में एक पॉइजन है जो कि मैं अगर ज़्यादा एक्टिविटी करता तो वो पॉइजन सक्रिय हो जाता। मुझे बस 3 दिन तक और वेट करना है। 3 दिन बाद वो मेडिसिन आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी माफिया वाली पोजीशन पर फिर से वापस लौट पाऊंगा। फिर से उन लोगों को सबक सिखा पाऊंगा जिन्होंने ये सब कुछ मेरे साथ करने की कोशिश की है। ये सुन करके वांगजी बोलता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बोलते हैं नहीं इससे ये जहर ये पॉइजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस अगर वो पॉइजन ज़्यादा एक्टिविटी करने पर मेरे हार्ट तक भी पहुंच सकती है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता। इसलिए मैं वहाँ पर भाग रहा था। अगर मैं उनसे फाइट करता तो हो सकता है कि वो लोग मुझ पर फिर से अटैक करते, जो कि मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता था। इसलिए मैं वहाँ से भाग रहा था। ये सुन करके वांगची बोलता है कि ठीक है अब चलो तुम रेस्ट करो, तो ऐसी बात है तो। ये सुन करके बिंग बोलता ओह मेरा अल्फा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन रहा है, लेकिन मुझे तो अभी तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट करनी है ना। ये सुन करके बिंग वांगजी बोलता बिंग तुम एक ओमेगा हो, थोड़ा बिहेव करो ओमेगा वाली। ये सुन करके बिंग बोलता है मैं तो अपने अल्फा से बोल रहा हूँ ना, किसी और से सुनो ना। ये सुन करके बिंग वांगजी हंसता और बोलता है बुद्धू कहीं के चलो। उसके बाद वांगजी बिंग को अपनी गोद में उठा लेता है, उसे लेकर के उसके रूम तक आता है और बोलता है यहाँ पर रेस्ट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बिंग बोलता है तो तुम्हारे क्लॉथ आ जाने दो ना। जिसके बाद वांगजी बोलता है कि हाँ वो भी है। जिसके बाद वांगजी बिंग के पास बैठ करके उसकी तरफ देख रहा था, जो जल्दी ही सो चुका था। बिंग जो कि अपनी बॉडी पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस पॉइजन की वजह से, इसलिए वो थोड़ी देर में सो जाता है। वांगजी उसकी तरफ देख रहा था, तभी डोर पर नॉक होता है तो वांगजी जल्दी से डोर खोलता है। सर्वेंट बोलता है सर आपका लगेज आ चुका है।
ये सुनकर के बिंग वांगची बोलता है ठीक है अब जाओ। इसके बाद वांगची वो लगे तो सब कुछ अंदर लेता है और वो सब कुछ देखता है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर के वो बिंग के पास ही आकर के सो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। बिंग वांगची का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। उसे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बिंग वांगची भी अपने ऑफिस को ज्वाइन करने के बारे में बिंग से बोलता है। बिंग बोलता वांगची क्या तुम श्योर हो, तुम अपनी ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हो? ये सुन करके बिंग वांगची बोलता है क्यों बिंग, मैं नहीं कर सकता। तो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली के बारे में तो तुम जानते हो ना वांगची, वो लोग तुम्हें ऐसे सही नहीं सलामत नहीं छोड़ेंगे, वो तुम पर अटैक भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं बिंग तुम मेरे बारे में तो जानते हो ना, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बोलते हुए बिंग बोलता है ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मदद करने के लिए कहीं भी कभी भी आ सकता हूँ। और मेरी अब तो पॉइजन भी ठीक हो चुका है, अब तो मैं अच्छे से उन्हें सबक भी सिखा सकता हूँ। ये सुन करके वांगची बोलता है कि हाँ मुझे पता है मेरे क्यूट से ओमेगा। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची बिंग की लिप्स पर किस करता है। बिंग तो हैरान था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जो कि वांगची ने बिंग को किस किया था। जिसके बाद बिंग बोलता है ठीक है अल्फा। जिसके बाद बिंग वांगची अपने ऑफिस चला जाता है। बिंग अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके पास फ़ोन आता है। हम इसके पहले का देखते हैं। जब वांगची अपने ऑफिस पहुंचा था तब कुछ ही लोग आकर के वांगची को चारों तरफ से घेर लिए थे। वांगची उन सबकी तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मुझे मारने आए हो? ऐसा बोलते हुए वांगची अपने भाई लैंसिचन की तरफ देखता है। लैंसिचन बोलते हैं तुम्हें क्या लगा तुम उस विभूषण से शादी कर लोगे तो हमसे बच जाओगे? नहीं, अब तुम्हें ख़त्म करके ही मैं इस कंपनी पर अपना मोहर लगा सकता हूँ। ऐसा बोलते हुए पिंग वांगची और वांगची की तरफ वो बॉडीगार्ड अटैक कर देते हैं। वांगची उन सबसे बचते हुए उन्हें मार भी रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक बुलेट जो कि लैंस हिचन खुद अपने हाथों से चलाते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आकर के वो बुलेट अपने ऊपर ले लेता है। ये देख करके बिंग्स वांगजी शॉक और वो बोलता है तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों आए, तुम्हें चोट लग गई मेरी वजह से? ऐसा बोलते हुए वो लैंस हिचन की तरफ देखता हो, बोलता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लैंस हिचन। ऐसा बोलते हुए लैंस हिचन को बिंग वांगजी बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तभी वहाँ पर जियांगचैन आ जाता है और बोलता है तुम्हारी वजह से तुम मेरे अल्फा को मारोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलते हुए वांग जियांगचैन वांगजी को एक नाइफ से अटैक कर देता है। वांगजी जो कि लैंसचैन को मारने में बिजी था, उसका बिल्कुल भी जियांगचैन पर नज़र नहीं था, इसीलिए वो एक्टिव नहीं था और उसे वो नाइफ बहुत बुरी तरीके से लगती है। वांगजी जियांगचैन की तरफ देख रहा था। जियांगचैन बोलता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, अगर तुमने मेरे अल्फा को वो चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। ऐसा बोलते हुए जियांगचैन बहुत बुरी तरीके से हंस रहा था। उसके बाद वो लैंसचैन के पास आता है, वांगची जो कि नीचे गिर चुका था। तभी वहाँ पर कुछ और बॉडीगार्ड्स आ चुके थे। ये देख करके वांगची को जल्दी से वो बॉडीगार्ड्स उठाते हैं और जो बॉडीगार्ड भी वांगची को रोकने के लिए आ रहे थे कि वांगची को ना ले जा पाए इस मतलब कंपनी से बाहर, उन लोगों को भी वो बॉडीगार्ड खत्म करते हुए जा रहे थे। ऐसे ही जल्दी वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इधर बिंग के पास फ़ोन आता है। बिंग जल्दी फ़ोन उठाता है और बोलता है क्या ये कैसे हो गया? तो बोलते हैं सर जब वो ऑफिस में गए तभी उनके ऊपर अटैक हो गया था, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम आपको इन्फॉर्म करें, हम उनको अभी हॉस्पिटल लेकर आए हैं, आप भी आ जाइए। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद बिंग जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद बिंग वांगजी का वांगजी के पास होता है। वांगजी जो कि अभी होश में नहीं था, वो बोलते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर, आपने भी तो कुछ जवाब नहीं दिया। तो बोलते हैं कि सर हमको क्या बताएं, उनके जो नाइफ था उसमें पॉइजन लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमने अभी तक उन्हें हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो उनका वो घाव बहुत पहले ही नहीं भरा था, जो उनको एक बुलेट लगी थी कुछ दिनों पहले, और साथ ही साथ अभी भी उनको एक नाइफ लग गई जिसमें इतना ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग जहर था कि उसका हमारे पास अभी कोई भी वो नहीं है। ये सुन करके बिंग बोलता है तुम बताओ कौन सा है? जिसके बाद वो बोल रहा है नो मुस्टोटा। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है मैं अभी पता लगाता हूँ। जिसके बाद बिंग वो बहुत कुछ ढूंढने के बाद बहुत सारे लोग डॉक्टर से पता लगाने के बाद उसे एक उस पॉइजन का काट मिल ही जाता है। बिंग के पास अपनी खुद की डॉक्टर की बहुत बड़ी टीम थी। जिसके बाद बिंग उस पॉइजन के मतलब जो उस कार्ड था उसे लेकर के वो हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर उसको देख करके वो हैरान थे, बोलते आपके पास ये, तो बोलते हैं कि शांति से जो मैंने कहा है वो करो, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। वो इंजेक्शन भी वांगची को लगा दिया जाता है। वांगची की बॉडी कुछ ही देर में एकदम आग से बुखार की वजह से तपने लगती है, क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट था उस मेडिसिन का।
बिंग वांगजी के पास बैठ करके वो बोल रहा था, बिंग वांगजी तुम ठीक हो जाओ एक बार, उसके बाद मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। जो भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी बिंग का बहुत अच्छे से ध्यान वांगजी का ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। वांगजी बिंग बहुत ज़्यादा वांगजी को लेकर के परेशान था। वहीं पर बिंग भी वांगजी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था। टाइम के साथ वांगजी और बिंग ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक बिंग वांगजी की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। डॉक्टर चेक करते हुए जा रहे थे। ये सुनकर देख करके बिंग बोलता है, डॉक्टर आपने तो कहा था वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन बीत चुके हैं अभी तक उसे होश क्यों नहीं आया। उसका फीवर जो कि टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। तो बोलते सर ये साइड इफेक्ट है जो कि पूरे 15 दिन तक चलने वाला है, इनसे इनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन बस ये फीवर इन्हें सुलाया हुआ है। ये सुन कर के बिंग बोलता है, इसे कोई उसको उसके दिमाग या कुछ उसकी बॉडी पर कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। तो बोलते नहीं सर ये बस नॉर्मल फीवर की तरह ही है, बस ये इन्हें सुलाए रखा है। ये सुन कर के बिंग बोलता है ठीक है। जिसके बाद बिंग वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। वांगजी बिंग ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। इधर बिंग जो कि लैन मैंसन पहुँच चुका था, क्योंकि बिंग वांगजी का बदला भी तो लेना था ना, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच चुका था। मैडम लैन बिंग की तरफ देखती हैं और बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन कर के बिंग बोलता है, आप अपने बेटे को खुद यहाँ पर बुलाएंगी या मैं खुद जा करके उसे लेकर आऊँ, क्योंकि मैं उसके ऑफिस में गया था वो यहाँ पर नहीं था। ये सुन कर के मैडम लैन बोलती हैं वो घर पर नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर गया हुआ है। ये सुन कर के बिंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है मुझे आप लोगों से ही शुरुआत करनी होगी। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन बोलती हैं तुम क्या करना चाहते हो। वो बिंग बोलता है बस वही जो मेरा अल्फा नहीं कर पाया। ऐसा बोलते हुए मैडम लेन को पूरी तरीके से टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी मैडम लेन वांगची बिंग जियांग चेन और लैन सिचन का पता बिंग को नहीं बताती। जिसके बाद बिंग सोचता है ऐसे मैं इन लोगों को ख़त्म तो नहीं कर सकता, पहले मुझे अच्छे से पता लगाना होगा कि वो घटिया अल्फा और उसका ओमेगा कहाँ पर है। ऐसा बोलते हुए सोचते हुए बिंग बाहर आ जाता है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी थे। बिंग सीधे अपने हॉस्पिटल आता है और बोलता है क्या हुआ, उसे ठीक तो है ना। तो बोलते हैं कि हाँ सर वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। पिंग वांगजी पूछा पिंग ने अपने बहुत सारे डिटेक्टिव हायर किए थे ताकि वो जियांग चैन और लैन सीजन का पता लगा सके, लेकिन कुछ भी उनका पता नहीं चल रहा था। इधर हम लैन सीजन और जियांग चैन को देखते हैं, जो कि वो लोग एक विलेज में आकर चुके थे और वो कोई और विलेज नहीं बिंग का ही विलेज था। बिंग लैन सीजन बोलते हैं कि वहाँ बिंग जियांग चैन क्या वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तो बोलते हैं उसे कभी शक भी नहीं होगा कि हम उसके ही विलेज में आकर के छुपे हैं। वो कितना भी हमें ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा हमें। ऐसा बोलते हुए लैन सिचन और जियांग चैन अपने मज़े में थे। तभी लैन सिचन बोलता बेबी बहुत दिन हो गया है मैंने वो नहीं तुम्हारे साथ किया। ये सुन करके जियांग चैन बोलता है तुम्हें रोका किसने है। तो इसके बाद लैन सिचन जियांग चैन को अपनी गोद में उठाता है और वो वहाँ से उसे लेकर के चला गया होता है। इधर हम बिंग को देखते हैं। बिंग वांगजी के पास बैठा था और बोलता वांगजी डॉक्टर ने कहा था 15 दिन में तुम्हें होश आ जाएगा। अब तो तुम्हारे फीवर भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा जान। प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं प्लीज़ ऐसा बोलते हुए वांगजी का हाथ पकड़ करके बहुत टाइटली रखा था। धीरे धीरे वांगजी को होश आने लगता है। बिंग तो शॉक हो चुका था। जल्दी वो डॉक्टर उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। वो डॉक्टर को वहाँ पर बुलाता है। डॉक्टर जब वहाँ पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि थैंक गॉड इन्हें होश आ गया, अगर इन्हें होश नहीं आता तो पता नहीं कल तक हम बचते भी नहीं। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर जल्दी से बिंग को चेक करते लैन वांगजी को चेक करते हैं। लैन वांगजी को चेक करने के बाद वो बोलते हैं कि मास्टर बे ये पूरी तरीके से ठीक हैं, हाँ आप इन्हें कभी भी घर ले जा सकते हैं, अब तो इनके घाव भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सुन कर के विंग बोलता है थैंक यू डॉक्टर। तो बोलते हैं डॉक्टर हमारा तो ये फर्स्ट था मिस्टर बे। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग वांगजी की तरफ देखता हुआ बोलता है तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है, देखना मैं भी एक दिन ऐसे ही तुम्हें सताऊंगा। ये सुन करके वांगजी बोलता नहीं तुम ऐसा मत करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। बिंग बोलता है कि हाँ हाँ बाबा मैं नहीं करने वाला। उसके बाद बिंग वांगजी को लेकर के घर आ चुका था। अब वांगजी बोलता मैं लैंड कॉर्पोरेशन को अपने अंडर करना चाहता हूँ। बिंग तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम तो एक माफिया हो ना। ये सुन करके बिंग बोलता है कि कल हम तुम्हारी कंपनी जाएंगे बिंग वांगजी, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ में लेने के लिए। जिसके बाद बिंग वांगजी के
कंपनी के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर थे उनको डरा धमका करके अपने अंडर कर चुका था। जिसके बाद दूसरा दिन होता है, बिंग वांगजी ये दोनों ही और उसके साथ साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड बिंग लेकर गया था ताकि उसे अगर फाइट वेट करना पड़े तो वो खुद ना करके इन लोगों को लगा दे। बिंग बहुत आलसी इंसान था। बिंग को फाइट करना पसंद था, लेकिन एंड टाइम पर वो हमेशा भाग जाया करता था ताकि वो उन लोगों से उसे लड़ना ना पड़े। जिसके बाद बिंग ऑफिस पहुंच चुका था। लैंड कॉर्पोरेशन के बॉडीगार्ड बिंग वांगजी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग बिंग अपना गन जैसे दिखाता है, वो लोग पीछे हट चुके थे। बिंग वांगजी को लेकर के सीधे मीटिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ पर मैडम लैन और मास्टर लैन पहले से पहुंचे हुए थे। मैडम लैन बोलती हैं, इसमें वांगजी का कोई भी हक नहीं है, ये मेरे बेटे लैन सिचन का है और इसमें लैन सिचन का ही हक है, इसलिए उस ये प्रॉपर्टी और ये सारा कॉर्पोरेशन वांगजी को ही मिलेगा। तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मेरे बेटे का हक तुम नहीं ले पाओगे। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि ओ मदर, आपको क्या पता नहीं है कि आपके बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुन करके मैडम लैन बोलती नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो तो ठीक है। ये सुन करके मैडम लैन की तरफ बिंग देखता है और बोलता है, लगता है आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ है। ऐसा बोलते हुए बिंग अपना गन निकालता है और मैडम लैन के सर पर रख देता है। मैडम लैन बोलती है, तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं उस अपने बेटे का पता तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये सुनकर के बिंग बोलता, मुझे पता है तुम नहीं बताओगी, लेकिन अभी तुम इस चेयर से हटो जिस पे मेरे हस्बैंड बैठने वाला है। ऐसा बोलते हुए बिंग उस चेयर से मैडम लैंड को खींच करके खड़ा करता है और बोलता है कि यहाँ पर किसी भी शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम है, मेरा अल्फा अगर यहाँ पर मिस्टर लैन मांगजी यहाँ के नए सीईओ बनते हैं तो। ये सुन करके वहाँ के सारे मतलब शेयर होल्डर पहले ही डर चुके थे। वो बोलते हैं, नहीं नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टर लैन तो बाहर से पढ़कर आए हैं, वो तो और भी अच्छे से इस कंपनी को संभालेंगे। ऐसा बोलते हुए वो सारे लोग ना पता नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे, वो तो उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बिंग के डर से ही सभी लोग हाँ हाँ पे कर रहे थे। जिसके बाद बिंग बोलता है, वांग जी अब आज से ये तुम्हारी कंपनी हुई और इस कंपनी के मालिक तुम हो, और यहाँ पर अगर कोई तुम्हें ज़्यादा परेशान करे, ये बॉडीगार्ड्स हैं, इनको एक जवाब तुम कुछ भी कहोगे कि तुम्हें तुम्हारा फल तुम्हें जरूर दे देंगे। ये सुन करके वांगजी बोलता है, वाह वांग बिंग सच में। वो बोलते हैं कि हाँ, अब चलना है तो बोलते हैं, नहीं मैं कुछ काम करना चाहता हूँ बिंग, आज मेरा फर्स्ट डे है। ये सुन करके बिंग बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए बिंग वहाँ से निकल जाता है। बिंग जल्दी अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है। बिग उस फ़ोन को उठाता है और बोलता है, हेलो सर, हमें पता चल चुका है कि वो लोग कहाँ पर छिपे हैं। ये सुन करके बिंग बोलता है, अच्छा तो उसका पता चल गया। तो बोलते हैं कि हाँ सर, आप जल्दी से आ जाइए। तो बोलते हैं कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद बिंग अपनी कार लेता है। उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे आ चुके थे। बिंग एकदम ब्लैक आउटफिट में था, जो कि उसका माफिया वाला आउटफिट था। बीइंग वैसे तो ऑफिस में कभी भी ब्लैक आउटफिट में जल्दी नहीं पहनता वो, लेकिन जब वो अपने माफिया लुक में होता था तो हमेशा वो ब्लैक और रेड कलर का एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनता था, जो कि उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ही जचता था। बीइंग डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचता है। वो जल्दी अपने गन को बाहर निकाल लेता है। वो एक खंडर था जहाँ पर पुरानी कंपनियाँ थी। बीइंग अंदर जाता है तो बोलता है कि बेन चाओ, तुम यहाँ पर छिप कर बैठे हो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा था, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी ना, चलो शादी करते हैं। ये सुन करके बेन चाओ और भी ज़्यादा अंदर छिप चुका था। वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेन बिंग बोलता है, बेन चाओ तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर छिप जाओगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिन जियाओ अभी मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ। ये सुन करके वहाँ बेन चाओ वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। तभी बिंग अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और बोलता है, उसे अंदर लेकर आओ, तभी वो नला घटिया इंसान बाहर निकलेगा। तभी लिंजिया बोलती है, बचाओ प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन बचाओ फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है। वो गन शॉट ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो लिंजियाओ के ऊपर करा गया हो। लिंजियाओ का मुंह बंद कर लिया गया था। पहले तो लिंजियाओ बहुत ज़ोर से चीखी थी, क्योंकि वो उसे उसके सर के ऊपर से वो ब्लड निकली थी, इसीलिए वो चीखते हुए बैठ गई थी। लेकिन बीइंग के बॉडीगार्ड, जो कि उसका मुंह पहले ही बंद कर चुके थे, बीइंग बोलता है, अभी तुम अगर नहीं निकले तो मुझे ढूंढने पर अगर मजबूर किया तो मैं तुम्हारी मौत इतना अच्छे से तुम्हें मौत दूंगा कि तुमने कभी वैसा सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद बीइंग गिनतियाँ गिनना शुरू करता है, 3 2 1। जैसे ही बोलने वाला था तभी बेंचाओ बाहर निकल जाता है। बेंचाओ बोलता है, प्लीज़ मुझे मारो मत, मैं तुम्हें उस दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस मेरे फादर ने तुम्हें
बेंजोलियो ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। मेरी उस दिन कोई भी गलती नहीं थी, मैं तो उस दिन रास्ते में था और मैंने बस बेंजोलियो को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बोला था, ना कि तुम्हें कुछ करने के लिए। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ये सुन कर के बिंग बोलता, ओ तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे? तुम कैसे मुझे सबक सिखाना चाहते थे? तो बोलते हैं कि मैं बस तुम्हारी कंपनी में थोड़ा बहुत नुकसान करना चाहता था और कुछ भी नहीं। ये सुन कर के बिंग बोलता, ओ अच्छा ऐसी बात है? तो बोलते हैं कि हाँ और कुछ नहीं। अगर तुम नहीं जान चाहते, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें ये बेंजोलियो को बुला करके पूछा सकता हूँ। ये सुन कर के बिंग बोलता, लेकिन बेंजोलियो तो मुझसे कहा कि तुमने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था उसे। ये सुन कर के क्या वो बेंचाओ बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, नहीं नहीं बेंचाओ, वो बेंजोलियो झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मुझे प्लीज़ मत मारो। ये सुन करके बिंग बोलता, चलो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, आज तुम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हो, लेकिन अगर दोबारा मेरी नज़रों में आए, क्योंकि तुमने कहा है तुम उस दिन मुझे मारना नहीं चाहते थे, तो मैं बिना किसी गलती के किसी को मारता नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए बिंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेंचाओ कहाँ पीछे हटने वाला था। वो गन निकालता है और वो बिंग के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही बिंग के बॉडीगार्ड, जो कि पहले से एक्टिव थे, वो पूरे चारों तरफ से बेंचाओ को भून कर रख देते हैं। वहीं पर बिंग बेंचाओ की तरफ देखता है और वो उसके पास आते हुए बोलता है, बेंचाओ बेंचाओ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मूर्ख हूँ? तुम अगर यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश नहीं करते तो मैंने सच में तुम्हें सोच लिया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जब तुमने खुद गलती की है तो तुम्हें मरना तो होगा ना। ऐसा बोलते हुए बिंग वहाँ बेंचाओ की तरफ देखता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। बिंग जल्दी ही बेक ऑपरेशन पहुंचता है, जहाँ पर वांगजी पहले से आया हुआ था। ये देख करके बिंग बोलता, वांगजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है, बिंग ये तुमने ब्लैक क्लॉथ पहना है, तुम तो कभी ब्लैक नहीं पहनते, इतने दिन हो गए। तो बोलते हैं कि अरे कुछ काम था। ऐसा बोलते हुए भी वॉशरूम में आ चुका था, वहाँ पर वो क्लॉथ चेंज करता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है। वांगजी बोलता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, अच्छा तो तुम माफिया वर्क के लिए गए थे? हाँ मेरी जान। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी के गोद में बैठ जाता है, जहाँ पर वांगजी पहले से बैठा हुआ था। बिंग वांगजी बोलता, लगता है कि मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा है। तो बोलते हैं, मेरा तो बस चले तो मैं अपना प्यार सारा का सारा अभी तुम्हें दिखा दूं, लेकिन ये ऑफिस है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, वैसे भी मुझे भी कुछ फाइल्स चेक करनी है जो कि मैं छोड़ कर गया था। ये सुनकर के बिंग वांगजी बोलता, पहले ये बताओ तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है ना? ये सुनकर के बिंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अल्फा को कहीं चोट लग सकती है, वो भी उसके इतने होनहार बॉडीगार्ड होते हुए भी? ये सुनकर के वांगजी बोलता, मुझे तो तुम किसी तरफ के माफिया लगते ही नहीं हो, तुम पूरे तरीके से अपने बॉडीगार्ड पे डिपेंड रहते हो। बिंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे बॉडीगार्ड ने मुझे धोखा दिया ना, वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। ये सुन करके वांगजी बोलता, अच्छा तो कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? ये सुन करके बिंग वांगजी की तरफ देखने लगता है और बोलता, क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो बिंग? वांगजी, अगर तुम्हें धोखा ही देना ना तो पहले बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारा धोखा सहन नहीं कर पाऊंगा। ये सुन करके वांगजी बोलता, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझे धोखा दो। ये सुन करके वांगजी टाइटली बिंग को गले लगा लेता है और बोलता है, पगलू कहीं के, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? वैसे मुझे पता चला है कि वो लोग कहाँ पर हैं। ये लोग सुन करके बिंग बोलता है, कौन? वांगजी बिंग वांगजी की तरफ देख रहा था, तभी बिंग वांगजी बोलता है, वही जिनको तुम इतनी जान शिद्दत से खोज रहे थे, जियांग चैन और लैन सिचेन। ये सुनकर के बिंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? इतने दिनों से मैं पता लगा रहा था, लेकिन मैंने मुझे कहीं पता ही नहीं चला। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, क्योंकि वो तुम्हारे ही विलेज में छुपे हुए हैं। मैंने मैडम लैन को बात करते हुए सुना था, जब मैं लैन मेंशन में आज गया था। ये सुन करके बिंग बोलता, तुम लैन मेंशन क्यों गए थे? तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? उन्होंने कहीं तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? ये सुन करके वांगजी बोलता है, अरे पागल, कौन मुझे हर्ट कर पाएगा? तुम्हें पता है ना मैं कितना अच्छा फाइटर हूँ। ये सुन करके बिंग बोलता है कि हाँ हाँ, तो बताओ कहाँ पर हैं? बोलते, मैंने कहा ना तुम्हारे गाँव में। तो बोलते, क्या मेरे गाँव में, मतलब हीलिंग में? तो बोलते हैं कि हाँ हीलिंग में। तो क्या तुम उन्हें सबक सिखाओगी? तो बोलते, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो लोग खुद ही आ जाएंगे, देखता है, मुझे बस फ़ोन करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद भी एक फ़ोन करता है, तभी एक और पर्सन बटलर, जो कि बिंग के पुराने घर की रखवाली करते हैं, वो बोलते हैं कि क्या वहाँ पर जियांग चैन आया है किसी के साथ? तो बोलते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर जियांग चैन आया है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ, शायद उसका नाम लैन सिचन है। क्या हुआ? तो बोलते हैं, उसे किसी भी तरीके से लेकर के मेरे मेंशन पे आओ।
ये सुन करके बटलर बोलता है ठीक है सर, काम रात को काम मैं कर दूंगा, मैं उसे लेकर के रात को ही आ जाऊंगा। ये सुन करके बिंग बोलता है ठीक है। ऐसा बोलती हुआ बिंग कॉल कट कर देता है। वांगजी बोलता है काम तो हो जाएगा ना, वो कहीं भाग तो नहीं जाएंगे? तो बोलते हैं वो तुम्हें नहीं पता बटलर अंकल कितनी ज़्यादा वफादार हैं, वो बचपन से मेरे साथ हैं, मेरे मॉम डैड के जाने के बाद से उन्होंने वही है जो उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। ये सुन कर के वांगजी बोलता है कि बिंग, न तुम्हारे पास फैमिली है न मेरे पास फैमिली है, हमारी किस्मत भगवान ने ऐसी क्यों बनाई? ये सुन कर के बिंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है क्योंकि हम दोनों को एक साथ आना था, हो सकता है कि हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती इसलिए नहीं है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बोलता है बिंग मजाक मत करो, मुझे पता है तुम्हें हर्ट होता है, लेकिन तुम ऐसे सब कुछ बिहेव क्यों करते हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता? बिंग बोलता है आदत हो चुकी है, बचपन से बिना मॉम डैड के रहा हूँ इसलिए याद आती है, लेकिन छुपाने की आदत हो चुकी है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी को हक कर लेता है। बिंग बोलता है कि अच्छा अब मुझे काम नहीं करना, अब घर चलते हैं। जिसके बाद बिंग वांगजी दोनों ही बेमेंशन वापस आ जाते हैं। वांगजी बोलता है बिंग हम लोग वो सब कुछ कर करेंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मुझे और नहीं वेट करना तुम्हारा। ये सुन करके बिंग बोलता ओ तो मेरा अल्फा मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है? तो बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद वांगजी बोलता तो बिंग बोलता चलो चलते हैं। जिसके बाद वांगजी बिंग को उठा लेता है, उसे लेकर के सीधे अपने मतलब रूम में आता है। वांगजी पहले से ही बिंग को किस कर रहा था, दोनों के किस बहुत ज़्यादा डीप और रफ थी। धीरे धीरे बिंग वांगजी की तरह बॉडी से उसके क्लोथ निकालने लगता है। इधर वांगजी भी बिंग की बॉडी से क्लोथ निकाल रहा था। दोनों ही एक दूसरे की क्लोथ निकालने में और दोनों एक दूसरे को किस करने में पूरी तरीके से खोए हुए थे। जल्दी बिंग नीचे होता है और वांगजी उसके ऊपर, दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे। जल्दी वांगजी बिंग की पूरी बॉडी पर किस करते हुए अपने ही किस और बाइट के निशान बनाते हुए जा रहा था। इधर बिंग के मॉर्निंग की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी, जो कि वांगजी सुन करके और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जल्दी वांगजी बिंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। पहले तो बिंग बहुत तेज़ से चिल्लाता है पेन की वजह से, लेकिन जल्दी बिंग मतलब सह जाता है और जल्दी बिंग प्लेजर में खोज भी जाता है। और वांगजी और बिंग पूरी रात टाइम अच्छे से अपनी इंटीमेट सेशन को बिताते हैं। जब वो लोग सुबह उठते हैं, बिंग जो कि अभी भी वांगजी को टाइटली करके सोया हुआ था, ये देख करके वांगजी बिंग के फोट पर किस करता है और उसके बाद उसे अच्छे से उठाता है और उसे ले जा करके फ्रेश कराता है। फ्रेश करा करके वो बिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आता है। तभी वहाँ पर एक बटलर आते हैं और बोलते हैं क्या आप यहाँ पर नए काम करने वाले हैं? तो बोलते हैं नहीं, मैं बीबू श्यान का हस्बैंड हूँ। ये सुन करके वो ओल्ड पर्सन बोलते हैं कि मैं बीबू श्यान का बटलर अंकल हूँ, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं उन्हें लेकर आ चुका हूँ। मैं रात को ही बताने वाला था, लेकिन मेट्स ने कहा कि वो सो चुके हैं, इसलिए मैं रात को उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने गया। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि मैं अभी उसे बुलाता हूँ। जिसके बाद वांगजी पहले तो ब्रेकफास्ट लेकर के बिंग के पास आता है। बिंग जो कि उठ चुका था, तभी वांगजी बोलता है उठने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसे ख़त्म करो। जिसके बाद बिंग खाना खाता है, वांगजी भी खाता है। उसके बाद वांगजी बोलता है बिंग तो वो लोग आ चुके हैं। बिंग बोलता है तो चलो। वांगजी बोलता है क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा? तो बोलते हैं इतना पेन मेरे लिए नॉर्मल है वांगजी। ऐसा बोलते हुए बिंग उठने वाला था, तभी वो धड़ाम से गिर जाता है। ये देख करके वांगजी हंसने लगता है। बिंग गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम्हें हंसी आ रही है, मुझे चोट लग गई। ऐसा बोलते हुए बिंग अपनी कमर पकड़ करके रो रहा था। जिसके बाद वांगजी बोलता है रुको, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। जिसके बाद वांगजी उसके मतलब जहाँ पर उसे चोट लगी थी वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाता है। उसके बाद वो बिंग को एक पेन किलर देता है। बिंग कुछ देर रेस्ट करता है, उसके बाद वो वांगजी के साथ नीचे आता है। बटलर अंकल बिंग को लेकर के और वांगजी को लेकर के बेसमेंट पे आते हैं, जहाँ पर जियांग चेन और लैन सेचन पहले से बैठे हुए थे। तभी वांगजी बोलता है बिंग ये लोग कौन हैं? ये सुन करके बिंग बोलता है ये लोग मेरे दुश्मन हैं, जिन्हें मैंने अभी तक अपने पास रखा है सहेज करके, वैसे इन लोगों को भी मैं सहेज करके ही रखूँगा। ऐसा बोलते हुए बिंग पहले तो टॉर्चर करना शुरू करता है। वांगजी खुद मतलब शौक में था कि बिंग किसी को इतनी बुरी तरीके से भी टॉर्चर कर सकता है। वांगजी बिंग बोलता है तुमने मेरे हस्बैंड पे हाथ डाला, यही तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है जियांग चैन। वैसे तो मैं तुम्हें अपना भाई ही समझता था, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? तुम लोग मेरे पीछे पीछे कितनी सारी गलत काम करते हो मेरा नाम लेकर के, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को सहता हूँ, क्योंकि एक लौती तुम लोग मेरे नाम की फैमिली हो, लेकिन तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड पर जो मेरी ज़िंदगी है उस पर हाथ डाली है, तो मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद बिंग उन लोगों को बहुत अच्छे से टॉर्चर करता है। उसके बाद बिंग अपने मतलब रूम में आ जाता है। वांगजी बोलता है बिंग क्या तुम उन लोगों को मारोगे नहीं? तो बोलते हैं नहीं, मैं उन लोगों को कुछ दिन टॉर्चर करूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा, क्योंकि उन्होंने मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। वांगजी क्या
तुम सोच रही हो मैं उन लोगों पर दया खा रहा हूँ। ये सुन करके वांगची बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना अपने आप को दिखाते हो। मैं नहीं चाहता तुम अपने हाथ उनके गंदे खून से रंगो। ऐसा बोलते हुए वांगची बिंग को हक हक कर लेता है। जिसके बाद बिंग और वांगची रेडी रेडी होते हैं, अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। ऐसे ही बिंग और वांगची की लाइफ अच्छे से बीत रही थी। जैसा बिंग ने कहा था कि कुछ दिन बाद जियांग चैन और लैन सिचन को छोड़ देगा। जियांग चैन और लैन सिचन को छोड़ दिया जाता है। जियांग चैन और लैन सिचन ने बिंग और वांगची दोनों से बहुत अच्छे से माफी मांगी थी। उसके बाद बिंग का अब एक ही मिशन रह गया था, बेन रोहान को पकड़ना और उसको खत्म करना। और जल्दी बिंग ऐसा भी करता है। लेकिन जब बिंग अपने कैबिन में अपना काम कर रहा था, तभी उसे अचानक से वोमिटिंग सी फील होती है। वो भागते हुए अपने वॉशरूम में जाता है, वोमिट करता है। जब वो बाहर निकल ही रहा था, तभी अचानक से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देख करके सेक्रेटरी, जो कि बिंग का असिस्टेंट था, वो जल्दी से भागते हुए बिंग के पास आता है। बोलता, बॉस बॉस आपको क्या हुआ? ऐसा बोलते हुए वो बिंग को उठा रहा था। लेकिन बिंग, जो कि बेहोश हो चुका था, वो जल्दी से बिंग को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाता है। और वो वांगची के पास कॉल पहले ही कर चुका था। जल्दी वांगची भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बोलते हैं इनके हस्बैंड कहाँ पर हैं। जिसके बाद वांगची आगे आता है, बोलता है कि डॉक्टर क्या हुआ मेरे हस्बैंड को? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कोई चीज़ कुछ सीरियस तो नहीं है ना? तो अगर उसे कुछ हुआ है ना डॉक्टर, पहले मुझे बता दीजिए, मैं उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। ये सुन करके डॉक्टर हंसने लगते हैं और बोलता है, लगता है आप बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस नॉर्मल है। ये सुन करके, और वैसे भी आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। ये सुन करके भी वांगची बोलता है, डॉक्टर आप मजाक कर रहे हैं, मेरा हस्बैंड यहाँ बीमार पड़ा है और आप कह रहे हैं मेरे लिए गुड न्यूज़ है। तो बोलते हैं, अरे बुद्धू, मुझे लगता है कि सच में तुम बुद्धू हो। तुम्हारा हस्बैंड प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज़ का मतलब ये था। ये सुनकर के बिंग वांगची बोलता, क्या प्रेग्नेंट? प्रेग्नेंट क्या होता है? ये सुनकर के डॉक्टर बोलते, क्या तुम फादर बनने वाले हो? ये सुनकर के बिंग वांगची समझ में आता है कि डॉक्टर क्या बोल रहे थे, और वो कुछ और ही उसके दिमाग में, बस बिंग की तबीयत और यही सब चल रहा था। बोलता, क्या डॉक्टर मैं फादर बनने वाला हूँ? तो बोलते हैं कि हाँ तुम फादर बनने वाले हो, और बिंग को भी होश आ चुका है, तुम उससे मिल सकते हो। जिसके बाद डॉक्टर बिंग वांगची अंदर जाता है तो बिंग वहाँ पर बैठा था। वांगची बोलता है, बिंग तुम्हें उठने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन करके बिंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ और घर चलना है मुझे, अब यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। जिसके बाद बिंग वांगची को लेकर के घर आ जाता है। ऐसे ही वांगची बिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, टाइम टू टाइम उसे मेडिसिन देना, उसका क्या उसे खाना है क्या नहीं खाना है। बिंग इस टाइम में भी अपनी माफियागिरी और अपना बिजनेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, और उसके पीछे सपोर्ट उसका वांगजी कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और बिंग और वांगजी का बेबी भी 9th मंथ बाद उनकी गोद में आ चुका था, जहाँ पर वांगजी अपने बेबी को संभाल रहा था और बिंग मुंह फुलाकर बैठा था। बिंग बोलता, वांगजी तुम मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, जब से ये बेबी आया है ना तब से तुम सिर्फ इसको ही इस पे ही ध्यान है, लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये सुनकर के बिंग वांगजी अपने बेबी को देखता है, जो कि सो चुका था, उसे पालने में सुलाता है और उसके पास आता है। बोलता, ओ मेरे बेबी क्यूट से बनी, मैं तुम्हें याद क्यों नहीं करूंगा, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस बेबी को संभालना जरूरी है, तुम तो संभालते नहीं हो, मुझे ही संभालना पड़ता है। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी रोने की नौटंकियां करने लगता है। ऐसे ही बिंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे। नोक झोंक में टाइम बीत रहा था, लेकिन बिंग और वांगजी एक दूसरे से बिल्कुल भी कभी भी एक दूसरे कुछ कोई भी बात नहीं छिपाते थे। उनके दिल में, उनकी जुबान पर जो उनके दिल में होता था वही उनके जुबान पर एक दूसरे के लिए होता था। ऐसे ही बिंग और वांगजी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अपने आने वाले बेबी का फिर से वेट कर रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से बिंग प्रेग्नेंट था। इस बार वांगजी उसका सारा माफिया वर्क संभाल रहा था। उसका बेबी, जो कि बिंग के पास बैठ करके बोल रहा था, मम्मा बेबी कब आएगा, मैं कब उससे मिलूंगा, आपने क्यों बेबी को अपने टमी में रखा है, जल्दी से उसे बाहर लाओ ना। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगजी वो बेबी, मतलब जो आंशन था, वो बिंग को बहुत अच्छे से पका रहा था। तभी वहां पर वांगजी आ जाता है और वांगजी बिंग का फेस देखते ही वो पहचान जाता है कि बिंग पूरी तरीके से पक चुका है। तो वो वांगजी बिंग को उठाता, अपने बेबी को, वांगशन को उठाता है, उसे लेकर के उसके रूम में आता है और बोलता है, बेबी अपनी मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते, वो गुस्सा हो जाएंगी ना, तो वो तुम्हें पता उनके पास कितनी बड़ी गन है। वो ये सुनकर के बिंग वांगजी वो बेबी बोलता है, नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं करेंगी, मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो बोलते हैं, तुम्हारे डैड से भी मम्मा प्यार करती ना, तुमने देखा था उस दिन मैंने गुस्सा दिलाया था तो उन्होंने क्या किया था। ये सुनकर के भी वांगजी बोलता है कि हाँ उन्होंने आपको चाटा मारा था। हाँ मुझे नहीं, और आपके गाल पे काटा भी था। उस टाइम वांग बिंग ने बस मस्ती में वांगजी के गाल को टच किया था और चिक्स को, और उसके बाद उसके चिक्स पर किस की थी। वही बेबी उसे लग रहा था कि बिंग ने वांगजी को मारा भी है और उसके चिक्स पर काटा भी है, वही चीज़ बोल रहा था। और वो बोलता है कि नहीं डैडा, मैं अब कभी भी बदमाशी नहीं करूंगा और मम्मा को कभी परेशान नहीं करूंगा, नहीं तो मम्मा भी मुझे मारेंगी और फिर काट लेंगी, मैं नहीं करूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। वांगजी और बिंग अपने बेबी के साथ टाइम के साथ और भी ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है।
विंग और वांग जी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। विंग और वांग जी एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।